चलिए, तो भाई किसी को भी डिटर्मिनेंट्स समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इस स्क्रीन पे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 डिटर्मिनेंट्स नजर आएंगे, बट अगर आप हैंड रिटन नोट्स की बात करें तो वहां पे 9+ थे, और बहुत कायदे से वहां पे लिखा हुआ था, आपने अगर पढ़ा हो, रीडिंग की हो, और मैंने आपको समझा तो वो पूरा दिया था। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या था बच्चों? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दाम बढ़ेगा कम खरीदेंगे, घटेगा तो ज्यादा। इज दैट क्लियर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर कोक महंगी है तो लोग पेप्सी खरीदेंगे, कोक सस्ती है तो लोग पेप्सी नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। इनकम बढ़ गई, यू विल बाय मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स, लेस ऑफ इंफीरियर गुड्स, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ सो कॉल्ड इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। 3 बातें बताई थी मैंने इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आपको। फेवरेबल टेस्ट है तो आप ज्यादा चरेंगे, अनफेवरेबल टेस्ट है तो कम। भविष्य में लग रहा है चीजों की स्कैसिटी हो जाएगी, झटपट आज ही खरीद लोगे। चीजें महंगी हो जाएंगी, झटपट आज ही खरीद लोगे। और अगर लग रहा है इनकम बढ़ने वाली है तो और चीजें खरीद के ईएमआई का बोझा लाद लेंगे सर पे। और अगर लग रहा है भविष्य में चीजें सस्ती होंगी, वोंट बाय टुडे। भविष्य में अबंडेंस में अवेलेबिलिटी है, स्कैसिटी नहीं होगी, वोंट बाय टुडे। और लग रहा है कि नौकरी से निकाले जाने वाले हैं, तो हम कोई भी नया पंगा ईएमआई का अपने सिर पे नहीं लेंगे। नो थिंग न्यू विल बी बॉट। इनकम अगर रिच क्लास को ज्यादा मिल रही है और इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो लग्जरीज की डिमांड ज्यादा। और अगर इक्विटेबल इनकम है तो सो कॉल्ड कंफर्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। और अगर लोअर कम्युनिटी में सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं हम बिलो मिडिल क्लास की इनकम ज्यादा है तो इसकी नीड्स की डिमांड, नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अगर देश में ज्यादा है तो डिमांड विल बी मोर, और अगर कंज्यूमर्स कम है तो डिमांड विल बी लेस। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, तो अब चलते हैं आगे बच्चों। सो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके थे, सबको ये बात क्लियर हो गई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट? पक्का? यस सर। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब हमारे प्राइस और क्वांटिटी के अलावा किसी भी चीज में अगर फर्क आएगा और उससे हमारी क्वांटिटी चेंज होती है तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। सो ओनली व्हेन प्राइस इंक्रीजेस वी विश टू बाय लेस, ओनली व्हेन प्राइस डिक्रीजेस वी विश टू बाय मोर। दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। if for any other reason we are buying more or less, sorry, that is not law of demand. तो लॉ ऑफ डिमांड तभी तक लागू होता है जब तक इन बातों से हमको कोई लेना देना नहीं होता। गॉट इट क्लियर? किन बातों से लेना देना होता है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? यस सर। तो ये सब तो आप पढ़ चुके थे बच्चों। मैंने आपको बोला था कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नजर आ रहा है सबको? नजर यस आ रहा सर। है? तो पहले डिटर्मिनेंट्स इसीलिए आपको पढ़ाए गए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं तो आप एक्सेप्शंस में और डिटर्मिनेंट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, कुछ चीजें आपको डिटर्मिनेंट्स वाली एक्सेप्शंस में मिल जाएंगी। आई रिपीट, कुछ चीजें आपको डिटर्मिनेंट्स वाली एक्सेप्शंस में मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी सर? टॉपिक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एरियाज वेयर लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट अप्लाई, एरियाज वेयर लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट अप्लाई। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वापस आइए अपने लॉ ऑफ डिमांड के टेक्स्ट पे। व्हाट डिड आई से? अगर बाजार में किसी भी चीज का दाम बढ़ता है तो कंज्यूमर की मेंटालिटी क्या होगी? सर जनरली वो उसे कम खरीदेगा, फुल स्टॉप। ये लॉ ऑफ डिमांड है। बट अगर आपके दिमाग में एक विचार आ गया, बट सर अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी फिर तो वो कम नहीं खरीदेगा, फिर तो वो और ज्यादा खरीदेगा। अगर उसका टेस्ट फेवरेबल है वो स्टिल खरीदता रहेगा, चर्सी टाइप का आदमी है, समझ में आ गया? एडिक्टेड टू वर्ड्स दैट कमोडिटी है, वो स्टिल खरीदेगा। उसे लग रहा है आज दाम बढ़ा हुआ है, कल को और बढ़ेगा तो वो आज खरीद लेगा। तो सर ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि अगर दाम बढ़ेगा तो कंज्यूमर विल बाय लेस, ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं हमेशा होता है? मैं भी यही कह रहा हूं कभी कभी होता है। इसीलिए तो कह रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हमेशा हो तो इन बातों को भी हम लॉ ऑफ डिमांड का हिस्सा मानेंगे। तो बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग टेक्स्ट है, इसलिए आना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, इन दो का रिश्ता क्या कहलाता है? आंसर इज लॉ ऑफ डिमांड। किसी भी और वजह से अगर आपकी क्वांटिटी में कोई भी छेड़छाड़ होती है, सॉरी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई?
पक्का? यस सर। कंफर्म? अगर आपका फ्रेंड बोले अरे मेरे पापा ने ना नया मोबाइल फोन खरीदा है, तो आपका वैलिड क्वेश्चन है किस कंपनी का। अगर फ्रेंड बोले मेरे पापा ने आईफोन खरीदा है और आप पूछ रहे कौन सी कंपनी का, फ्रेंड कहेगा रीबॉक का खरीदा है। भाई आईफोन तो एप्पल ही बनाएगा ना, आईफोन तो एप्पल ही बनाएगा। बट अगर सिर्फ बोले मोबाइल फोन खरीदा है तो आप क्वेश्चन जायज है, भाई व्हाट इज सारी कंपनी का था, आपके पापा ने कौन सा खरीदा। इज दैट क्लियर? हम मारुति के शोरूम गए थे, क्या करने गए थे? कार खरीदने। अच्छा कौन सी कार खरीदी, यहां तक तो ठीक है। वो बोले कि हमने सियाज खरीदी, किस कंपनी की है? जब कह रहा है मारुति शोरूम गए थे, गाड़ी मॉडल बता दिया, अब क्या बताया किस कंपनी की है, उसी की तो होगी ना। इज दैट क्लियर? रक्षाबंधन है, जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने, ओहो तो हाँ भाई सो कॉल्ड जेंडर में एम लिखता है कि एफ लिखता है? अरे भैया भाई है तो एम ही लिखेगा ना, एफ कहां से लिख देगा? तो इसलिए जाहिलों वाले क्वेश्चन नहीं पूछने आपको। तो सिर्फ प्राइस और कमोडिटी की क्वांटिटी का जिक्र करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड, किसी और चीज का जिक्र करेंगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा। तो बाजार में कोक महंगी हो गई और मैंने कोक को कम खरीदा, ये लॉ ऑफ डिमांड है। बाजार में कोक महंगी हो गई, आप सब ने पेप्सी खरीदना स्टार्ट कर दिया, सॉरी ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इज दैट क्लियर? चीजें महंगी हुई, मैंने कम खरीदी, इट इज लॉ ऑफ डिमांड। चीजें महंगी हुई बट मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं तो और खरीदूंगा, सॉरी ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो लॉ ऑफ डिमांड कब लागू होगा? जब आप प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी प्राइस? उसी कमोडिटी की प्राइस, दूसरे की प्राइस नहीं। तो आईफोन का दाम बढ़ गया, पीपल आर बाइंग लेस ऑफ आईफोन्स। आईफोन का दाम घट गया, पीपल आर बाइंग मोर ऑफ आईफोन्स, इट इज लॉ ऑफ डिमांड। बट आईफोन का प्राइस बढ़ने से लोग सैमसंग का मोबाइल खरीदने लग गए, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है, वो यहां पे आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड में इन बातों को इग्नोर किया गया है कि इनकी वजह से अगर चेंज आए तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए यस सर। तो एक्सेप्शन की काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, मिलती जुलती, जो आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज नेसेसिटी, आउटलुक ऑफ फ्यूचर प्राइस, वेबलन इफेक्ट, इमरजेंसी एंड गिवन गुड्स। तो बिफोर आई स्टार्ट एनी फर्दर, आई वांट पीपल टू प्लीज राइट दिस नोट चिल्ड्रन। द हेडिंग इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। उसके नीचे आप लिखिए एरियाज वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। ऐसी जगहें जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। झटपट अपडेट करें, सारे पॉइंट्स लिख लें बच्चों, फिर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों पहले इन शॉर्ट आपको समझा दूं 1 मिनट के अंदर, यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह, फिर पूरा लेक्चर सिखाऊंगा। दादी माँ की दवाई, सर दादी माँ आपको बहुत याद कर रही थी, हम जाके बताए थे। दादी माँ की दवाई अगर महंगी भी हो जाएगी, क्या आप कम खरीदेंगे? हाँ सर, इकोनॉमिक्स बुरा मान जाएगी। अगर ऐसी हरकत करेंगे 13 दिन बाद घर में हलवा पूड़ी बढ़ जाएगा। तो क्या दवाई पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा बच्चों? नो। सॉल्ट का पैकेट महंगा हो गया, क्या सब गुजराती खाना खाने लग जाएंगे? भाखड़ा भाखड़ा चीनी मिला देंगे दाल में? नो। जितना सॉल्ट कंज्यूम करना उतना तो मिनिमम कंज्यूम करेंगे करेंगे। इकोनॉमिक्स की बुक सोच के गए थे 400 की थी, बट थी 600 रुपए की। शॉपकीपर से क्या कहेंगे, अच्छा 3/4 किताब दे दो, बाकी पन्ने पढ़ लो, हमको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, समरी बैक क्वेश्चन निकाल लो, ये हमारे सर करा देंगे। कैसा करेंगे? तो कुछ चीजों का दाम अगर बढ़े या घटे, देन टू द डिमांड वुड रिमेन सेम, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड लागू हुआ? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो वील बाय लेस और घटेगा तो वील बाय मोर। आप इकलौते हैं ट्रैवल करने वाले, सो कॉल प्लेन में, बाय प्लेन आप इकलौते हैं ट्रैवल करने वाले। टिकट सस्ता हो गया, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 3 सीट टिकट ले लेंगे, चौड़स जाएंगे लेट के आराम से। कैसा होगा? नहीं, आप टिकट तो एक ही खरीदेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अगर लग रहा है कि रिलायंस का शेयर भविष्य में दाम बढ़ने वाला है, यू विल बाय टुडे और टुमारो। ध्यान दीजिएगा मैंने शब्द क्या यूज किया, प्राइस बढ़ने वाला है तो टुडे यू विल बाय मोर। तो प्राइस की बढ़ने की उम्मीद से आप क्वांटिटी को भी आज ज्यादा खरीदते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? प्राइस बढ़ेगी तो वील बाय लेस, और यहां पे जब लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हमारी विलिंगनेस होगी ज्यादा खरीदने की। बट लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ने पे विलिंगनेस विल बी टू बाय लेस। लागू हुआ लॉ ऑफ डिमांड? लागू हुआ लॉ ऑफ डिमांड?
बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है स्टोरी में, ये ट्विस्ट अभी जब मैं पॉइंट लूंगा तब क्लियर करूंगा। वेबलन अंकल एक हुआ करते थे, कौन से अंकल? वेबलन अंकल। वो बोला करते थे कुछ चीजें जब महंगी होती हैं लोगों को तभी बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ सर, हमारी मम्मी का भी यही हाल है। आज अगर डायमंड ज्वेलरी उन्हें 11,000 में मिलने लग जाए, क्या कहेंगी? डुप्लीकेट है। अगर 1,11,000 की है, पापा को धमकी दे दी, लेके दे दो। समझ में आ गया? रक्षाबंधन पे नहीं तो इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी, एनुअल रिचार्ज टॉपअप होगा नहीं, फिर तो अपना समझ लेना। इज दैट क्लियर? तो अगर मार्केट में कोई चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं तो मेनी अ टाइम पीपल फील लाइक ये थोड़ी सी घटिया होंगी। तो वेबलन चाचू बोले हाँ ऐसा होता है, जब चीजों का दाम बढ़ता है स्पेशली डायमंड्स एंटीक्स, तभी उनकी डिमांड बढ़ती है। इज दैट क्लियर? कुछ बुक्स में बच्चों आपको वेबलिन गुड्स मिलेगा, कुछ में वेबलिन के साथ एक स्नॉब अपील मिलेगा। व्हाट? स्नॉब अपील। अब प्रैक्टिकली मैं बताऊं दोनों होता है कि है, सिर्फ ऑथर्स ने पेज बढ़ाने के लिए एक पॉइंट ऐड कर दिया है। तो स्नॉब अपील इज अ जनरल टर्म, जैसे पैरासिटामोल। इज दैट क्लियर? क्रोसिन इज अ स्पेसिफिक टर्म। तो वेबलन इफेक्ट बोले या स्नॉब इफेक्ट बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो स्नॉबिश का मतलब यू हैव अ क्लास डिफरेंस। जब चीजें महंगी होंगी यू एक्सपेक्ट कि उनका सो कॉल्ड डिमांड, यू एक्सपेक्ट कि उनकी यूटिलिटी ज्यादा है और तब आप उन्हें ज्यादा खरीदोगे। यही बात वेबलिन भाई साहब बोल के गए थे। तो कुछ बुक्स में वेबलिन गुड्स, कुछ बुक्स में वेबलिन इफेक्ट, कुछ बुक्स में स्नॉब इफेक्ट, कुछ बुक्स में स्नॉबिश अपील, कुछ बुक्स में स्नॉब गुड्स। इन सब का मतलब एक ही। एक बहुत पहले वीडियोकॉन टीवी का ऐड आता था, एक अंग्रेज हाथी के ऊपर बैठा होता था और उसमें लिखता था बड़ा है तो बेहतर है, मतलब 29 इंच का टीवी होगा तो अच्छा होगा, और वो महंगा भी होता है। तो अभी मेरे को 50 इंचेस का एक टीवी खरीदना था, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कौन सा खरीदें, तो आई वॉज प्रेफरिंग टू गो फॉर सैमसंग, बट ही सेड कि गो फॉर टीसीएल, सैमसंग घटिया है। मैंने क्यों? सैमसंग तो बड़ा अच्छा ब्रांड है। कह रहे सिर्फ ब्रांड है बस, इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेर एज टीसीएल के टीवी में गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके अपने मोबाइल में कोई मूवी देख रहा हूँ, सेम ईमेल आईडी से अगर मैंने टीवी को लॉगिन किया है तो मूवी वहीं से वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? सैमसंग में ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उस टीवी में आप मूवी देख रहे हैं, आपने बंद कर दी, फिर नेक्स्ट डे ऑन करेंगे तो वहां से स्टार्ट होगी, बट किसी दूसरी डिवाइस में ईमेल आईडी से अगर आप लॉग्ड इन है तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल का सपोर्ट दोनों जगह है, मोबाइल पे भी और टीवी पे भी। यहाँ टीवी पे सैमसंग का सपोर्ट है, गूगल का सपोर्ट नहीं है। देखने में एंड्रॉइड की तरह लगता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, बट प्रैक्टिकली एंड्रॉइड होता नहीं। जैसे वन प्लस का फोन, उनका ऑक्सीजन अपना ओएस होता है, वो एंड्रॉइड नहीं होता। वो गूगल से एंड्रॉइड लेते हैं और थोड़ी उसमें छेड़खानी करते हैं और अपने नाम पे बेचते हैं, सिक्योरिटी रीजंस। खोपड़े में बात गई। मेरे दोस्त ने सैमसंग खरीदा, मैंने टीसीएल खरीदा। वाई डिड ही परचेज सैमसंग? सेम टीवी है, उसका 12,000 रुपये महंगा है, वो 52,000 का लिया था, मैं 40,000 का लिया था। वाई इज इट सो? उसके अंदर क्या आ गया था? वेबलन अंकल की आत्मा आ गई थी। उसको लग रहा है सैमसंग है, बढ़िया ब्रांड है, महंगा है तो अच्छा होगा। इज दैट क्लियर? और उसको पता है टीवी के साथ जो रिमोट दिए ना, वो इतना छोटा सा रिमोट दिए, मैं रिमोट भी इतना बड़ा है, किसी को फेंक मार भी सकते हैं आप, रोटी बेल सकते हैं मेरे रिमोट से। और सुनो, मेरे रिमोट में बैटरी है, उसके रिमोट में बैटरी भी नहीं है, सोलर से चार्ज होता है, लाइट से चार्ज होता है। इसलिए सैमसंग महंगा है, क्योंकि उसमें बेनिफिट थोड़े ज्यादा। मैंने कोई बात नहीं, इसी बहाने सेल बैटरी खरीदने जाएंगे, थोड़ा चक्कर लग जाएगा रोड का। लॉजिक समझे? तो पीपल थिंक कि भाई सैमसंग ब्रांड है तो बेटर है, टीसीएल है तो बेटर नहीं है। ये कौन सा इफेक्ट है? वेबलन। तो जब ये और महंगा होगा लोगों की चाहत खरीदने की और बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? इमरजेंसी, ठाए ठाए ठाए, ये इमरजेंसी क्या होती है? लड़ाई झगड़े की कंडीशन आ गई। आपको याद होगा कोरोना वायरस, 2 घंटे के लिए दुकानें खुला करती थी, लोग ढेर सारा सामान घरों में भर लिया करते थे कि नहीं, कल को पता नहीं सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सामान शॉपकीपर वैसे तो सस्ता बेचा करता था, एमआरपी से थोड़ा डिस्काउंट देता था, बट कोविड के टाइम पे शॉपकीपर्स ने डिस्काउंट देना बंद कर दिया, तो चीजें महंगी हो गई, बट लोग खरीदते भी ज्यादा थे। तो दैट वाज इमरजेंसी। ये क्या है सर? सर रॉबर्ट गिफिन की एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आपकी किताबों में इंडियन कहानी लिखी है, मैं आपको ओरिजिनल और इंडियन दोनों कहानियां सुनाऊंगा। इज दैट क्लियर? तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो नट शेल में समझ में आ गया व्हाट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड।
एनी डाउट्स टू एनीबडी? पक्का? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। सबसे पहले आता है नेसेसिटीज बच्चों। क्या आता है? नेसेसिटीज। सो चाहे हम खाने पीने के सामान की बात करें, नमक की बात करें, बच्चों के दूध की बात करें, अगर प्राइस बढ़ेगा, व्हाट पापा वुड से, स्टॉप ईटिंग फूड, स्टॉप यूजिंग सॉल्ट इन द फूड, स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। क्या ऐसा कुछ होगा? नो। सो जब प्राइस बढ़ता है, नेसेसिटीज पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारी नेसेसिटीज की डिमांड स्टेबल रहती है। आई रिपीट, डिमांड स्टेबल रहती है, वो कम नहीं होती। समझ में आ गई बात सबको? नो नीड टू राइट। मैंने आपको बोला था नोट्स अपने पास रखिएगा। जो आपके पास कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ प्रिंट नोट्स हैं, उसमें ये सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर मैं लिखूंगा स्क्रीन पे, तो सो कॉल्ड आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो नेसेसिटीज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? नेसेसिटीज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलो, यस सर। आउटलुक ऑफ फ्यूचर प्राइस, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो मैंने लॉ ऑफ डिमांड में आपको ढेर सारे फैक्टर्स पढ़ाए थे, याद है? और वहां पे भी ऐसा एक फैक्टर था, ध्यान दीजिएगा। द कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? आई कॉल इट एज प्रेजेंटली। मार्केट में प्राइस है कमोडिटी का 100 रुपए, एंड यू हैव द हैबिट ऑफ बाइंग सो कॉल्ड 20 पीसेस। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? यस सुना गया? टुडे प्राइस गोज अप टू 150। आई रिपीट, 150। आप कह रहे हैं कि भाई हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आई विल बी बाइंग लेस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? एंड टुडे इटसेल्फ अगर प्राइस 90 हो जाता है, आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस इज 90, आपने कहा अरे वाह ये तो बड़ा सस्ता हो गया, चलो भर भर के खरीदें, क्योंकि एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। वो 100 रुपए की है तब भी वही सेटिस्फैक्शन देगी, 150 की है तब भी वही सेटिस्फैक्शन देगी, और 90 की है तब भी सेटिस्फैक्शन वही देगी। आपको क्या लग रहा है? अगर सेम सेटिस्फैक्शन 90 रुपीज में मिल रहा है, तो यूटिलिटी कंपेरेटिवली ज्यादा हो गई, तो यू विल बाय मोर और यू विल बाय लेस? यू विल बाय मोर। सॉरी चलन, नेटवर्क इशू। तो 100 रुपए का था तब भी आप खरीद रहे थे 20 यूनिट। मार्केट में कमोडिटी 150 की हो गई, भाई यूटिलिटी तो उतना देगी, बट आप कह रहे हैं 150 में तो इससे बेटर कुछ मिल जाएगा, तो इसको हम कम ही खरीदेंगे, तो यू आर बाइंग ओनली 12। इज दैट क्लियर? और 90 रुपए का हो गया, सेम यूटिलिटी एट अ लेसर प्राइस, तो कंपेरेटिवली आपकी यूटिलिटी ज्यादा, MUX मोर देन PX। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉ ऑफ डिमांड। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड नहीं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? उसका एक्सेप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी। मैं यहाँ पे एक कमोडिटी ले लेता हूं, लेटस से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर। आई रिपीट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर। आज मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई है, भगवान करे उसको कीड़े पड़े, उसकी चिता को आग देने वाला कोई ना मिले। 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। अरे कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा 4-5 साल में, अरे मतलब 4-5 दिन में। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का प्राइस 102 रुपए इनका शेयर गिर गया। मैंने श्राप दिया था मुकेश अंबानी की, शादी में नहीं बुलाया ना मेरे को। कल तक इसका प्राइस जो था चिल्ड्रन, दैट वाज अराउंड, मान लेते हैं 3002 रुपए। कितना? 2896 में 100 जोड़ लीजिए, 1996, 1998, 3002। तो मैं सोच रहा था चलो 1000 शेयर्स खरीद लेते हैं। कितने? 1000 शेयर्स। लोग कहेंगे सर कुछ ज्यादा नहीं फेंक दिया आपने? अरे कोई बात नहीं, कौन खरीद ही रहे हैं सही में 1000 शेयर्स। अब मेरे को लग रहा है कि भाई टुडे द प्राइस हैज गॉन डाउन टू ₹2896 एंड नॉट छोले भटूरे एंड नॉट फुटूरे। फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। ये जो थोड़ा भी वॉर का सिस्टम चल रहा है, तो इसमें लोग ज्यादा डरे हुए हैं, और यूएस इकोनॉमी में कुछ रिसेशन की रिपोर्ट आ गई है, तो लोग अपना पैसा लेके इंडियन मार्केट से वापस भाग रहे हैं। तो जब लोग अपना पैसा वापस निकालेंगे तो अपने शेयर बेचेंगे,
तो बेचने वालों की सो कॉल्ड सप्लाई ज्यादा होगी बट खरीदने वालों की डिमांड कम है। तो बाजार में जब भी सेलर ज्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं, चीजों के दाम गिर जाते हैं। तो पीपल आर रनिंग बैक टू देयर कंट्री, तो वो अपना शेयर बेच बेच के भाग रहे हैं, इसलिए ये हालात हो रहे हैं। कुछ दिन में ठीक हो जाना चाहिए, ऊपर वाले की कृपा रही तो। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में रिलायंस का शेयर जो आज 3002 रुपए से 2896 का हो गया, ये हो सकता है 2296 का हो जाए। कितने का हो जाए? सो टुडे वी शैल बाय लेस एंड फ्यूचर में वी विल बाय मोर, और टुडे वी विल बाय मोर। फिर से सुन लीजिए एक बार, अंग्रेजी में बोल रहा हूं। 3002 रुपए कल तक प्राइस था, हम 1000 शेयर खरीदने की सोच रहे थे, आज दाम गिर के 2896 हो गया, और हमें भविष्य में लग रहा है कि ये और गिरेगा, ये और गिरेगा और ये 2296 होगा। तो टुडे वी शैल बाय लेस एंड मोर इन फ्यूचर, और टुडे वी विल बाय मोर। आज कम खरीदो क्योंकि दाम और गिरने की उम्मीद लग रही है आपको, तो भाई वेट करते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात। आज 3002 प्राइस नहीं है, कल था। 1000 शेयर खरीदने की उम्मीद थी। आज अगर दाम कम हो जाए और हम इसको ज्यादा खरीद लें, ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ये लॉ ऑफ डिमांड। बट हमें लग रहा है कि फ्यूचर में दाम और कम होगा, तो हम फ्यूचर में ज्यादा खरीदेंगे या आज ज्यादा खरीदेंगे? फ्यूचर में। तो टुडे वी शैल बाय लेस। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, फ्यूचर के प्राइस का एक्सपेक्टेशन और आज की क्वांटिटी, इन दो चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसका एक रिवर्स एग्जांपल भी लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनना। What was the price of Reliance share yesterday as per my example? 3002। मान लीजिए हमने 1000 शेयर्स खरीदे और आज दाम हो गया 3196। कितना हो गया? 3196। और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कितना हो जाएगा? 3496। कब हो जाएगा ये? आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। ठीक है, तो आज सो कॉल्ड हम ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? ज्यादा। फिर से सुनिए एक बार, फिर से सुनिए। येस्टरडे द प्राइस वाज 3002, 100, 1000, 2000 जो मैंने वो शेयर आपने खरीद लिए। आज दाम बढ़ के कितना हो गया? 3196। और आपको लग रहा है फ्यूचर में तो ये और बढ़ेगा। फ्यूचर की उम्मीद लगाते हुए ज्यादा आज खरीदना, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर की उम्मीद लगाते हुए ज्यादा आज खरीदना। तो प्राइस कब का है? फ्यूचर का। खरीद कब रहे हैं? आज। दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तब होता जब आज आपका दाम गिरे और आज आप ज्यादा खरीदें। लॉ ऑफ डिमांड तब होता जब आज दाम बढ़े और आप आज कम खरीदें। तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा प्रेजेंट सिनेरियो को लेके चलता है। वेयर यहां पे प्राइस कब की देख रहे हैं आप? फ्यूचर की। और बाइंग कब की सोच रहे हैं? आज की। तो प्राइस का जो पैरामीटर है वो फ्यूचर का है बच्चों, और क्वांटिटी जो है वो आज की है। वेयर लॉ ऑफ डिमांड में दोनों चीजें आज की होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज इसमें आपको और बता रहा हूं, तब जाके 100% क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। सबको नजर आ रहे हैं सारे एग्जांपल्स? आई वांट कि ये एग्जांपल आप कॉपी कर लें। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इफ आई से द प्राइस ऑफ रिलायंस शेयर yesterday was 3002 रुपी, आई बॉट 1000 शेयर्स। आज इसका दाम गिर के कितना हो गया? 3196। आज इसका दाम गिर के कितना हो गया? 3196। आज इसका दाम गिर के कितना हो गया? 3196। और आज आप 1200 शेयर्स इसके खरीदना चाहते हैं। टुडे द प्राइस इज गोइंग डाउन एंड यू विश टू बाय मोर। सुनाई पड़ रही है बात? कल तक प्राइस था 3002, आप 1000 शेयर्स खरीदे थे, आज इसका दाम सो कॉल्ड गिर गया। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन, एक थोड़ी सी रॉन्ग मार्किंग हो गई, जस्ट होल्ड ऑन। प्राइस हैज गॉन अप एंड वी विश टू बाय लेस शेयर्स। सुनाई पड़ गया? सुनाई पड़ गया? चलिए, आपका प्राइस 3002 था, आप 1000 शेयर्स खरीदे थे, प्राइस हैज गॉन
डाउन, वी आर एक्सपेक्टिंग टू बाय मोर शेयर्स। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? Yes, sir. इतनी कहानी समझ में आ गई? यस सर। ग्रीन बॉक्स सबको नजर आ रहा है? Yes, तो sir. दोनों तरफ ग्रीन बॉक्स का कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, ये है लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस 3002 था, हम 1000 शेयर खरीदे थे, आज प्राइस गिरा, वी एक्सपेक्ट टू बाय मोर, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस 3002 था, हम 1000 शेयर खरीदे थे, प्राइस बढ़ा, वी एक्सपेक्ट टू बाय लेस, ये लॉ ऑफ डिमांड है। आज की प्राइस पे आज की क्वांटिटी का डिसीजन, आई रिपीट, आज की प्राइस पे आज की क्वांटिटी का डिसीजन, आज प्राइस गिरे और आज आप ज्यादा खरीदने की सोचो, आज प्राइस बढ़े और आज आप कम खरीदने की सोचो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉ ऑफ डिमांड। जो ये था वही ये है, वही ये है। एनी डाउट्स? बट फ्यूचर में आपको लग रहा है दाम और गिरेगा, तो चलो हम आज नहीं खरीदते, कब खरीदेंगे? फ्यूचर में। आपको लग रहा है फ्यूचर में ये महंगा होगा, तो फ्यूचर में नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे? आज। तो जब आज की प्राइस और आज की क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होगा तो लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड, भविष्य की प्राइस को देखते हुए आज का जो डिसीजन होगा वो लॉ ऑफ डिमांड का फिनोमेना तो है ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर टेंस का वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो क्या फ्यूचर टेंस में लॉ ऑफ डिमांड लागू हो रहा है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर इतनी क्लैरिटी मैं नहीं दूंगा तो पता है आप क्या सोचेंगे, सर आपने तो बताया है प्राइस गिरता तो पीपल बाय मोर और प्राइस बढ़ता तो पीपल बाय लेस, तो सर आज ये प्राइस है, कल को प्राइस क्या होगा? बाप रे, डर गए। 3196 रुपए, 3196 रुपए ही आज का प्राइस है। फ्यूचर का क्या होगा बच्चों? 3496। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ डिमांड टॉक्स अबाउट व्हाट चिल्ड्रन? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस? प्रेजेंट टेंस। दाम गिरेगा वील बाय मोर, दाम बढ़ेगा वील बाय लेस। देखिए दाम बढ़ेगा, हम आज कम खरीदेंगे, दाम घटेगा, हम आज ज्यादा खरीदेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल, ये ग्रीन रेक्टेंगल वाला एग्जाम्पल, दे ऑल आर नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम किसको एक्सेप्शन बोल रहे हैं? आने वाले टाइम में दाम गिरेगा, आने वाले टाइम में दाम गिरेगा, तो भविष्य में ज्यादा लेंगे और आज कम। आने वाले टाइम में दाम बढ़ेगा, तो हम आज चलो खरीद लें, नहीं तो कल को और महंगा मिलेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड कंसिडर्स प्रेजेंट प्राइस प्रेजेंट क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड कंसिडर्स प्रेजेंट प्राइस प्रेजेंट क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड कंसिडर्स प्रेजेंट प्राइस प्रेजेंट क्वांटिटी। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की प्राइस और आज की क्वांटिटी, इसलिए बच्चों ये एक्सेप्शन है। समझ में आ गया एक्सेप्शन क्यों बोल रहे हैं? टाइम पीरियड के हिसाब से उसको एक्सेप्शन बनाया गया है, रिलेशन के हिसाब से ये एक्सेप्शन नहीं है। रिलेशन के हिसाब से ये भी लॉ ऑफ डिमांड ही है, और मैं इसको साबित कर दूंगा। लग रहा है भविष्य में दाम गिरेगा, भविष्य में दाम गिरेगा, भविष्य में दाम मतलब आज बढ़ा हुआ है, तो आज बढ़ा हुआ है तो आज कम खरीदो, लिखा ना। आज भविष्य में दाम क्या होगा? 2896 आज है, भविष्य में क्या सोच रहे हैं? 2296, तो भविष्य में दाम घटेगा, भविष्य में दाम, तो कब खरीदेंगे? भविष्य में। आज मतलब आज दाम बढ़ा हुआ है, आज दाम बढ़ा है तो आज हम कम खरीद, तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। बट आपने प्राइस कब की ली? फ्यूचर की। क्वांटिटी कब की ली? आज, इसलिए ये एक्सेप्शन। समझ में आ गई पूरी कहानी इसके पीछे की? तो एग्जाम्पल को झटपट नोटिफाई करें। डिटर्मिनेंट्स में क्या पॉइंट था? डिटर्मिनेंट्स में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, इज दैट क्लियर, तो आप फ्यूचर में कम और आज ज्यादा, इज दैट क्लियर? मैंने बोला तो कुछ डिटर्मिनेंट्स वाली चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, बट ये एक्सेप्शन में क्यों आता है? आप बोलेंगे सर डिटर्मिनेंट्स में तो पढ़ाया था, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया था, बट क्या डिटर्मिनेंट्स में बोला था लॉ ऑफ डिमांड है? ये डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ ये बताया गया था डिमांड किस चीज की वजह से इफेक्ट होती है। फिर लॉ ऑफ डिमांड का जब प्रिंसिपल लिखवाया तो वहां ये बताया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी का रिश्ता होगा तो लॉ ऑफ डिमांड है, और कोई भी चीज अगर होगी तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। वंदे भारत का टिकट सस्ता हुआ, आई वांट टू ट्रैवल, ये लॉ ऑफ डिमांड है। वंदे भारत का टिकट महंगा हुआ, आई डोंट वांट टू ट्रैवल, ये लॉ ऑफ डिमांड है।
बट मेरे ट्रैवल के और भी तो रीजन हो सकते हैं, बट हर रीजन को लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा बोलेंगे। मेरे को अच्छा लगता है सो कॉल्ड वंदे भारत ट्रेन में पकौड़ी बेचना, ये लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा होगा, ये तो मेरा बिजनेस हो गया। कॉपी कर ले फास्ट। अब मेरे को लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन की स्मेल आ रही है क्लास में, तो मैं जरा इस कंफ्यूजन को पहले ठीक कर दूं। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? पी एक्स था बच्चों, याद आया भाई? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। पी आर था, वाई था, टी था, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट फैक्टर्स था, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी थी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस थी। याद आया? याद आया? अब यहां से सारी बातें सुपर क्लियर होने वाली हैं, सुपर क्लियर। चलिए, अगर ये इंपैक्ट है, आई रिपीट चिल्ड्रन, इफ दिस इज द कंटेंट, आप इसे बोलेंगे व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। इफ क्वांटिटी डिमांडेड इज अफेक्टेड ड्यू टू द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, क्या बोलेंगे आप उसे? लॉ ऑफ डिमांड। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? चलिए, लॉजिक अंडरस्टूड वेल? यस सर। और अगर इन रीजन से हो जाता है, किसे? इन रीजन से, तो आप उसको बोलेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या चलता है? मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तो भाई तभी अप्लाई होगा व्हेन सो कॉल्ड वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ प्राइस एंड कमोडिटी ओनली। ये ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। क्वांटिटी के साथ ये पैरामीटर्स आ गए तो क्या बन गया? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, सावन का महीना, नहला दें सबको पानी में। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? यस सर। चलो भाई, इसको बोलते हैं व्हाट? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? गूंगे बेरे समझ गए? वेरी गुड। गोटी काटी तरी भी आवाज निकलती है। तो डिटर्मिनेंट्स में सब आएगा। प्राइस और कमोडिटी है तो लॉ ऑफ डिमांड, बाकी है तो एक्सेप्शन। तो सर फिर यही पढ़ ले, एक्सेप्शन का अलग से पढ़ाया जाता है। थोड़ा सिलेबस बढ़ाना था, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करानी थी, तो सोचा ना लायक घटिया थोड़ा ऊपर उठ लो, खोपड़े में बात गई। तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, सिर्फ ये लॉ ऑफ डिमांड है। इसको भी लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो लॉ ऑफ डिमांड टेक्स इनटू प्रेजेंट प्राइस एंड क्वांटिटी, बट एक्सेप्शन में प्राइस आगे का चलेगा और क्वांटिटी डिसीजन आज का। सारे के सारे फैक्टर्स को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड, बाकी सब इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड सर अगर इसको बोलते हैं तो अलग से क्यों पढ़ाए जाते हैं? सिर्फ सिलेबस बढ़ाने के लिए। चलते हैं आगे बच्चों। तो अगर किसी प्राइस ऑफ अ शेयर का दाम आज कम है और आपको लग रहा है भविष्य में बढ़ेगा, तो आज खरीदेंगे या बढ़ेगा तब खरीदेंगे? हम रही से आज खरीदेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज बहुत बढ़िया मौका है, 2.5-3% मार्केट गिरा हुआ है, खरीद लो, हो सकता है फायदा हो जाए। पता लगा कल और 5% गिर गया, कोई बात नहीं, ये 3% तो गिरा ही है। चलिए, वेबलन इफेक्ट। कुछ लोगों को लगता है कि हम कुछ चीजें तभी खरीदें जब मार्केट में ये हमारा स्टेटस सिंबल बनाए। ज्वेलरी में ये चीजें अप्लाई होती हैं। अक्षय तृतीया कोई नहीं जानता था कौन होता है, ये तनिष्क वालों ने, आर्चीज वालों ने, ये सब बिजनेसमैन जो ज्वेलरी के होते हैं, इनकी दुकानदारी बढ़ाने के लिए इस तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा दिए। अब पता लगा अक्षय तृतीया के बाद कोई ऐसा पांचवा आ गया, कोई चौथिया आ गया, कुछ आ गया, ताकि सेल बढ़े। तो मेनी अ टाइम्स पीपल बाय ज्वेलरी नॉट फॉर द रीजन की सो कॉल्ड एक एक्सक्लूसिव एलीट इन्वेस्टमेंट है। ये पुराने जमाने में हुआ करता था, जब दादी माँ और दादाजी कॉइन खरीदा करते थे। और मम्मी ने ज्वेलरी कैसे खरीदी? वो शर्मा जी वाली जो आंटी है ना, वो नया 11 लाख का पेंडेंट सेट खरीदी है। मम्मी पापा कह रही है हमें पेंडेंट सेट चाहिए, पापा कह रहे हैं ठीक है चलो। हाँ ही बोलना है, ना नहीं बोलना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी इस आंसर पे। इज दैट क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन दुनिया में ऐसे होते हैं जीवन में जिनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ना चाहते हुए भी आप अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। तो डायमंड्स आर बॉट व्हेन चिल्ड्रन व्हेन देयर प्राइस गोज अप। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई मेरी रिंग में जो डायमंड लगा है 500 रुपए का है, अब घटिया टाइप की है, बट अगर मैं 15,000 का डायमंड, 15,000
तो थोड़ी इंपॉर्टेंस आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो कुछ लोग तो मार्केट से एप्पल खरीदते हैं, उसको ऐसा स्लिट करते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, उसका स्टिकर छपवाते हैं और मोबाइल के पीछे चिपका लेते हैं और कहते हैं मेरा भी आईफोन है। समझ में आ गया? टेलर मेड आईफोन। तो सम गुड्स आर ओनली इंपॉर्टेंट, दे ओनली गेन देयर इंपॉर्टेंस व्हेन देयर प्राइस इज हायर। आप चले जाए ताज में और वहां पे आपको पराठा मिल जाए 20 रुपए का, क्या ताज की वो हैसियत रह जाएगी? हैसियत तब रहेगी जब पराठा कितने का है? 220 का। मैं तो गया हूँ एक दो बार, अपने पैसे से खाने नहीं, शादी ब्याह का इनविटेशन आया था, अपने पैसे जाए तो बस चलो हो गया, सूंघ के ही चले आए। ओके, सो वेबलन इफेक्ट, जब जब दाम बढ़ेगा लोगों को इसकी खरीदने की चाहत भी बढ़ेगी। तो ये सो कॉल्ड पैरेलल चलता है, वाइसे वर्सा नहीं चलता। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? इमरजेंसी आ गए भाई साहब, ठाए 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 करते हुए। वॉर की सिचुएशन आ गई, फ्लड की सिचुएशन आ गई, कोरोना वायरस आ गया, व्हाट विल हैपन? यू विल स्टिल बाय द थिंग, मरोगे थोड़ा, खाओगे तो है ही, बट क्या उस केस में शॉपकीपर सामान सस्ता देगा? नो, वो नालायक एक तो दाम भी बढ़ा देगा। पहले तो एमआरपी पे थोड़े से पैसे छोड़ देता था, 100 का सामान 96 में देता था फॉर एग्जांपल, बट अब 100 का सामान कहीं 105 में ना चिपकाए आपको, बट स्टिल यू विल बाय, सीइंग टू द रीजन कि पता नहीं एक हफ्ते बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इमरजेंसी के केस में व्हाट वी एक्चुअली डू, वी ऑप्ट टू स्टोरेज। तो दाम अगर बढ़ेगा भी तब भी हम ज्यादा खरीदेंगे खरीदेंगे, बट लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो वी शुड बाय, वी जनरली बाय लेस। बट क्या इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है? वहां गाजा में और पता नहीं कहां लड़ाई चल रही है, मेरे को बुलाया था लड़ाई करने के लिए, मैंने रहने दो, इकलौता बाप हूं अपने बच्चों का, समझ में आ गया? तो भाई आई कांट टेक दिस रिस्क। तो इन दैट केस इमरजेंसी सिचुएशन है। एक बच्चा पूछने लग गया, सर वहां पे एग्जाम हो रहा होगा? हमने लोगों की जान पे ही कह रहे एग्जाम हो रहा होगा कि नहीं। ओके, तो स्टोरेज पर्पसेस के लिए इमरजेंसी केस में दाम भी बढ़ जाता है बाजार में, क्योंकि शॉर्टेज होती है हर चीज की, और आपका बाइंग इंट्यूशन जो होता है वो भी ज्यादा होता है। तो क्या आप लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई होता हुआ देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आता है मजेदार ट्रीटमेंट चिल्ड्रन, गिफन गुड्स का। एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये स्टोरी आपकी किताबों में शायद नहीं होगी, शायद नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया स्टोरी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम तो सुना ही होगा। वर्ल्ड वॉर टू ये भी सुना होगा, हो चुकी है, होने वाली है, हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर फोर, सर पहले थ्री तो हो सर, इंतजार कर रहे हैं बेताबी से। चलिए, तो वर्ल्ड वॉर टू जब हुई, इसके पहले जो डिफेंस के लोग थे चिल्ड्रन, जो डिफेंस के लोग थे, उनको कुछ सैलरी वगैरह मिला करती थी। लेटस से $100। हाउ मच चिल्ड्रन? $100। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, इट हैपेंड सो मैसिव डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस। आई रिपीट चिल्ड्रन, मैसिव डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस। एज अ रिजल्ट हर चीज का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले कम हो गया। द सप्लाईज वर लोअर्ड, द सप्लाईज वर लोअर्ड। चीजों की बाजार में डिमांड तो थी, बट सप्लाई बहुत कम थी। तो जब बच्चों डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, इट इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? एंड शॉर्टेज के केस में व्हाट हैपेंस टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी? प्राइस बढ़ जाता है, चीजों का प्राइस बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और ये जो डिफेंस के लोग थे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू चिल्ड्रन, इन लोगों की सैलरीज भी कंपेरेटिवली कम हो गई। लेटस से $70 पर मंथ इनको मिलने लग गया, जिनको पहले कितना मिल रहा था? $100। तो आपके सामने दो इंपॉर्टेंट चीजें चली आई। देयर इनकम लेवल्स हैव गॉन down, income levels have gone down, and things which were earlier used to be cheaper now tends to be expensive। खोपड़े में बात गई या बच्चों नहीं गई? गई। तो प्राइस गोज अप एंड इनकम लेवल गोज डाउन। कितना समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? पहले ये लोग जब $100 इनकम अर्न करते थे, तो इनके पास खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती थी। दे यूज टू बाय व्हाट इज कॉल्ड एज
गुड क्वालिटी ऑफ शुगर, और गुड क्वालिटी ऑफ शुगर हमेशा कौन सी होती है? व्हाइट शुगर। वो सल्फर से उसको वॉश करते हैं। व्हाट इट क्लियर? वैसे तो नुकसान करती है डायबिटीज वगैरह के इफेक्ट से, बट अब बेचारों की तनख्वाह कम हो गई, तो अब ये बहुत बढ़िया शुगर नहीं खरीद पा रहे, तो अब कौन सी शुगर खरीदी है? नहीं, ब्राउन शुगर नहीं, शुगर ऑफ ब्राउन कलर। ब्राउन शुगर तो दूसरा हो गया। पता लगा घर जाके पापा बोले आज सर ने कहा ब्राउन शुगर खाना है, सब पड़े मरे हुए। तो दिस इज प्रैक्टिकली एन इंफीरियर क्वालिटी फूड, यस और नो? बट बेचारों को सरवाइव तो करना है, आत्महत्या तो करेंगे नहीं। तो पहले अच्छी क्वालिटी का खाना खाते थे, अब खराब क्वालिटी का खाना खाना पड़ रहा है। और इस इंफीरियर क्वालिटी को वो स्टिल परचेज करेंगे। क्यों परचेज करेंगे सर? क्योंकि इस क्वालिटी को परचेज करने का उनके पास पैसा नहीं है। तो तीन चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं आपको। कौन कौन सी तीन चीजें? द प्राइस ऑफ एवरीथिंग हैज गॉन अप। शुगर पहले मिला करती थी लेटस से $2 की, कितने की? $2। शॉर्टेज है बाजार में, इसलिए इसका दाम बढ़ के कितना हो गया? $4। ये सब एग्जांपल्स हैं, क्लियर? रियल स्टोरी यही है। बट पहले ये शुगर मिला करती थी लेटस से $1 की। अब क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ गई, ये शुगर आज भी कितने की है? $3 की। क्या बेचारे अपनी घटी हुई तनख्वाह में ये वाला शुगर खरीद सकते हैं? नो, क्योंकि महंगा है। तो उनको घटिया सामान ही पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा। तो दे आर बाइंग विच कमोडिटी चिल्ड्रन? inferior, and that too its price is high and their income levels are gone down. तो moral of the story is this: इनकम के घटने से, आई रिपीट चिल्ड्रन, इनकम के घटने से चीजों का दाम महंगा होने के बावजूद भी अगर आप उसको खरीदते हैं, इस तरह की कमोडिटी को क्या बोला जाता है? गिफन गुड्स बोला जाता है। कौन से गुड्स? गिफन गुड्स। सर गिफन गुड्स क्यों बोलते हैं? गिफन गुड्स इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि उस जमाने में सर रॉबर्ट गिफन ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया को पहली बार दिखाया था। खैर बताया तो मैंने था, इसने मेरा कत्ल कर दिया था और मैं मर गया था उस जमाने में। गॉट इट क्लियर? तो बच्चों फिर थ्योरी इसके नाम से जानने लग गए, नहीं तो नाम कहीं ना कहीं मेरा ही होता। आप परेशान बिल्कुल ना। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, आप कौन सी चीज ज्यादा खरीदते हो? नॉर्मल गुड्स। जब आपकी इनकम घटती है, कौन सी चीज कम खरीदते हो? नॉर्मल गुड्स। ना 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 ना, आप नहीं समझे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये डिटर्मिनेंट याद है सबको? ये डिटर्मिनेंट याद है सबको? इसमें तीन बातें मैंने आपको बताई थी: फॉर नॉर्मल गुड्स, फॉर inferior goods, inexpensive necessities of life. If your income happens to go up, I repeat children, income happens to go up, आप इसको ज्यादा खरीदते हैं, इसको आप कम खरीदते हैं, और इसका कंजम्पशन मोर और लेस सेम। तो अगर मेरी इनकम बढ़ जाए, आई रिपीट, मेरी इनकम बढ़ जाए, मैं ठेले पे जो चाउमीन खाता हूं उसको मैं छोड़ दूंगा और बढ़िया बरकोज में जाके चाउमीन खाऊंगा। ये बरकोज क्या, बरगद के पेड़ के ऊपर? नहीं, एक लुटेरा रेस्टोरेंट है, पहले प्रयागराज सिटी में खुला था, बंद हो गया। तो व्हेन माय इनकम विल इंक्रीज, आई विल स्टॉप गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स, आई विल गो टू पाम जुमेरा आइलैंड दुबई, और वहां जाके बर्गर खाएंगे। तो पाम जुमेरा आइलैंड पे जाना नॉर्मल गुड्स, और मैकडॉनल्ड्स में जाना इंफीरियर गुड्स। सुंदर पिचाई साहब की इनकम बढ़ गई, पहले ठेले पे बर्गर खाते थे, अब बर्गर किंग में बर्गर खाएंगे। इज दैट क्लियर? बट चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, इनकम कितनी भी बढ़े, सॉल्ट वही वाला आएगा हमारे घर में, एलपीजी गैस सिलेंडर सेम होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई सेम होगी, उसके प्राइस, उसके सो कॉल्ड कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इनकम बढ़ जाएगी तो एसी सड़क पे भी लगवा दो घर के बाहर, नॉट एट ऑल। इतनी बात समझ में आ गई? तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कंज्यूमर कम खरीदता है जब उसकी इनकम बढ़ जाती है। यहां पे भी तो ऐसा हो रहा था, यस और नो? नहीं सर, ऐसा कहां हो रहा था? ऐसा ही हो रहा था, ध्यान दीजिए। इनकम के कम होने से हम इसे ज्यादा खरीद रहे हैं, तो यहां पे भी तो उल्टा ही चल रहा है भाई। इज दैट क्लियर? चलिए फिर से आपको दिखा देता हूं, आपके पास अर्जुन जैसी आंख नहीं है, आप गरीब हो गए। क्या हो गया?
गरीब, कुछ बच्चे कहेंगे कीड़े पड़े ऐसे टीचर जो स्टूडेंट कह रहे गरीब हो जाओ, अरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई। इसी घटिया सामान को वापस से आप ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि महंगा सामान खरीदने की अब आपकी हैसियत नहीं है। नहीं समझे बात को? तो मेरी इनकम बढ़ गई, मैं पहले ठेले पे बर्गर खाता था, अब बर्गर किंग जा रहा हूं, तो बर्गर किंग कौन सा बर्गर हो गया? नॉर्मल गुड्स, और ठेले वाला बर्गर इंफीरियर। समझ में आ गया? मेरी इनकम वापस से कम हो गई, आई विल स्टार्ट विजिटिंग द ठेला अगेन एंड आई टेक एग्जिट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। नहीं समझे बात को? तो इनकम के गिरने से जिस चीज को आप ज्यादा लेने लग जाएं उसे क्या बोलते हैं? इंफीरियर। तो बच्चों ये चीज यहां पे आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? आपने एक अमिताभ बच्चन वाला शो था, उसका नाम सुना है बच्चों? कौन बनेगा करोड़पति? तो करोड़पति बनने के लिए पहले कौन बनना पड़ेगा? गेम शो का नाम क्या है? कौन बनेगा, पहले कौन तो बनिए, तभी तो करोड़पति बन पाएंगे। जो बड़ा गंदा था बट था मतलब का। तो गिवन गुड्स के लिए उसका इंफीरियर होना बहुत जरूरी है। और किसी भी चीज को बच्चों इंफीरियर कब बोलेंगे? ये नहीं जब आपके घर की काम वाली उस चीज को कंज्यूम कर रही है, नो। इनकम के घटने से आप किसी चीज को ज्यादा लेने लग जाएं, और इनकम के बढ़ने से आप उसे कम लेने लग जाएं, हर वो चीज इंफीरियर है। आपके पापा अभी तक टेस्ला गाड़ी पे चलते थे, किस पे? 4.25 करोड़ की मान लीजिए। इज दैट क्लियर? पापा की इनकम बढ़ गई, उन्होंने कहा इस गाड़ी को मुकेश अंबानी को गिफ्ट कराओ, और हम अपने लिए एक प्लेन खरीदने जा रहे हैं। तो इनकम बढ़ने पे पापा ने अपने लिए एक सो कॉल्ड प्राइवेट जेट खरीद लिया, वो नॉर्मल गुड्स, और टेस्ला गाड़ी क्या हो गई? इंफीरियर गुड्स। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो गिवन गुड्स होने के लिए उसका क्या होना बहुत जरूरी है? इंफीरियर। तो गिवन गुड्स की डेफिनेशन ये होती है, दोज इंफीरियर गुड्स which are bought in larger quantities when income of the consumer goes down and price of that commodity has gone up। 3 पैरामीटर्स काम करते हैं यहां पे बच्चों, कितने? 3। पहला पैरामीटर क्या है भाई? इनकम। दूसरा पैरामीटर प्राइस, और तीसरा कमोडिटी कौन सी होनी चाहिए? इंफीरियर। नहीं समझे बात को? पक्का? ये बच्चों एग्जैक्ट थ्योरी है जो रॉबर्ट गिफन साहब ने लिखी थी। हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं बताया जाता, हमें कुछ और बताया जाता है। व्हाट इज दैट, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आप पहले इसको 2 मिनट के अंदर झटपट अपडेट कर लें। चलो, तो ये थी थ्योरी सो कॉल्ड गिवन गुड्स की अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या थ्योरी है? लेट्स स्टडी दैट एज वेल। चलिए, और इसी के साथ हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा पूरा का पूरा, डिस्ट्रैक्शन। चलिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेचारे गरीब किसानों को हर जगह थ्योरी में ले लिया जाता है, और यहां पे थ्योरी कैसी बनी, ध्यान से सुनिएगा। सपोज दे वर फार्मर्स, इज दैट क्लियर? क्या ग्रो करते थे? भाड़ में जाए मरे जाके, हमसे कोई मतलब नहीं। दे यूज टू कंज्यूम व्हाट? बाजरा, मेज एंड ज्वार, मिलेट्स वगैरह, मोटा अनाज आप बोलते होंगे इसको। ये लोग इन चीजों को कंज्यूम किया करते थे। इज दैट क्लियर? तो अर्लियर their consumption was this only. Any doubts? Many doubts? नहीं सुन रहा? पक्का? Over the period of time, what happened? मेरा आशीर्वाद मिल गया इनको, और इन लोगों की इनकम थोड़ी सी बढ़ गई। मान लीजिए अर्लियर they used to earn 5,000 rupees per month. प्रॉस्पेरिटी आ गई, आई रिपीट चिल्ड्रन, क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े बेटर हो गए, और इनकी जो इनकम थी वो बढ़ के हो गई 12,000 रुपीज पर मंथ। इतनी इनकम होने पे दे शिफ्टेड टू गुड क्वालिटी ग्रेन। और कौन सा था गुड क्वालिटी ग्रेन? लेट्स अंडरस्टैंड, राइस। क्या था? राइस। एंड राइस वॉज अवेलेबल at 40 रुपी kg. What's the price of rice? 40 रुपी kg. इतनी कहानी सबको सुनाई पड़ गई? इतनी कहानी सबको सुनाई पड़ गई? 40 रुपए किलो राइस का दाम हो गया, और ये सब राइस कंज्यूम कर रहे थे बड़े मजे से। इनको चावल के साथ सांभर नंबर भी अच्छा लग रहा होगा।
देयर आफ्टर समथिंग हैपेंड, और इसकी वजह से सो कॉल्ड एग्रो प्रॉस्पेरिटी की जगह आ गई एग्रीकल्चरल एडवर्सिटी। समझ में आ गया? तो जो इनका आउटपुट बहुत ज्यादा हुआ करता था वो आउटपुट कम हो गया। कहने का मतलब द सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स वेंट डाउन। अगर पैदावार खेत में कम हो जाएगी तो क्या लोग व्रत रखना चालू कर देंगे? नो। मार्केट में सो कॉल्ड डिमांड कम थी, सॉरी ज्यादा थी, और सप्लाई बहुत कम थी। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? शॉर्टेज। और अब राइस का दाम हो गया 60 रुपी पर केजी। कितना हो गया? 60 रुपी पर केजी। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? ज्वार बाजरा मेज यहां पे होता था 10 रुपए किलो। कितना? और जब इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ तो ये 10 रुपए किलो वाली चीज भी बहुत महंगी हो गई, और इसका दाम भी बढ़ के सो कॉल्ड चला गया लेटस से ₹30 पर केजी। दिमाग की बत्ती जलाए, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। 10 रुपए वाली चीज कितने की हो गई? 30 की। और 40 वाली कितने की हो गई? 60। और बेचारों का एग्रीकल्चरल आउटपुट तो कम हो गया, तो इनकम ये जो 12,000 थी, ये इनकम भी दनादन कम हो गई। और कम होके बेचारे कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाउ मच? 4,000 रुपीज पर मंथ। क्या 4,000 रुपए महीने पे ये 60 रुपए किलो वाला चावल ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मजबूरी में वापस से इनको अपना कंजम्पशन किस चीज का करना पड़ेगा? ज्वार बाजरा और मेज का। और वो भी बेचारा महंगा हो गया। कितने का हो गया? 30 रुपी। तो प्राइस ऑफ दिस घटिया कमोडिटी हैज गॉन अप, एंड फार्मर की इनकम जो 5 से 12 हुई थी वो गिर के कितनी हो गई? 4। तीनों कंडीशंस फिट बैठ रही हैं। इनकम बेचारे की गिर गई, चीजों का दाम बढ़ गया, और सामान ये कौन सा है राइस के मुकाबले? गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। आपको आंसर देना चाहिए था सर नॉट एप्लीकेबल। इंफीरियर वो चीज होती है जो इनकम के गिरने पे ज्यादा खरीदी जाए और इनकम के बढ़ने पे कम खरीदी जाए। तो राइस के मुकाबले नहीं, इनकम गिरने पे आप वापस इस चीज को खरीदने लग गए जिसको इनकम बढ़ते टाइम छोड़कर राइस खरीदने लग गए थे, इसलिए ये इंफीरियर। इज दैट क्लियर? तो शक्ल से कोई देखने में ढपोड़ संग लगता हो तो ढपोड़ संग है नहीं। मैं लगता हूँ ऐसा? नहीं लगता। शक्ल पे मत जाइए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट है गिवन गुड्स का चिल्ड्रन। इज दैट अंडरस्टूड? तो ऑल दोज इंफीरियर गुड्स which are bought in a larger quantity when price of that commodity goes up and income of the consumer falls down, ऐसी सामग्री को क्या बोलते हैं? गिवन गुड्स। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा दिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा दिया। समझ गए सब लोग? चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है।